सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है, हम अपने चैनल पे रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रहे हैं, जहां पर जितने भी प्रीवियस ईयर में, जितने भी पिछले कुछ सालों में फार्मेसी के क्वेश्चन आ चुके हैं, फार्मेसी और जो भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके जैसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, वो हम आपको इन सारी ही अपनी सीरीज में कवर करा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है बच्चों, इसी साल आपके रेलवे के एग्जामिनेशन होने वाले, तो एंड का आपको वेट नहीं करना है, साथ साथ आप अपनी तैयारी शुरू कर दें ताकि आपकी सीट पक्की हो पाए इन तरह के जो भी आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनमें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में भी लेके आते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आपसे पूछ रहे हैं कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे इंडिया में किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या वाइस प्रेसिडेंट? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया में। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा संभावना है इस साल आने की, क्योंकि इलेक्शन का हमारा ये पूरा ही साल चल रहा है। तो इलेक्शन से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है बच्चों, आप जरूर प्रिपेयर करें। बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो जो अभी करंट हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है राजीव कुमार। ये भी आपको याद रखना है। ये कौन होते हैं? तो देखिए, ये हेड होते हैं इलेक्शन कमीशन के हमारे इंडिया में, जो कि हमारे पूरी कंट्री में एक तरह से फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनकी पूरी ही टीम होती है जो कि मेक श्योर करती है कि इलेक्शन के दौरान किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो। इनका अगर टेन्योर की बात करें, कितना कार्यकाल होता है, तो 6 साल का इनका पूरा टेन्योर होता है, जहां पर मैक्सिमम किस एज तक, तो 65 ईयर्स तक ये अपना काम कर सकते हैं। 65 ईयर्स के बाद इनको रिटायर कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए, ये अपॉइंटमेंट जो है ये 3 मेंबर की कमेटी बनाती है। अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, बट इनको इलेक्ट किनके द्वारा किया जाता है? तो 3 मेंबर की सिलेक्शन कमेटी होती है, जिसमें सबसे पहले होते हैं हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद होते हैं देखिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मतलब जो विपक्ष के नेता होते हैं उनमें से एक लीडर को चुना जाता है इनको अपॉइंट करने के लिए। थर्ड कौन होते हैं? जो यूनियन काउंसिल, जो चुनी हुई सरकार होते हैं, उन्हीं के यूनियन मिनिस्टर होते हैं, जिनको नॉमिनेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो इन 3 मेंबर्स के थ्रू इन तरह के हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद अपॉइंटमेंट की जाती है इनकी प्रेसिडेंट के द्वारा। इस क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, देखिए, विच टाइप ऑफ मेजर वोलेटाइल कंपाउंड इज कंटेन्ड इन सिनेमन? सिनेमन में इसमें से सबसे ज्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है? कौन सा वोलेटाइल कंपाउंड प्रेजेंट होता है? डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए बच्चों आपको। आंसर है इसका ऑप्शन डी, एल्डिहाइड कंपाउंड प्रेजेंट होता है सिनेमन में सबसे ज्यादा। सिनेमन को हम हिंदी में दालचीनी भी कहते हैं, जो कि इंडिया के घरों में बहुत ही कॉमनली पाया जाता है। अलग अलग चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें, देखिए, मेन वोलेटाइल कंपाउंड सिनेमन बार्क में जो प्रेजेंट होता है वो उसका नाम है सिनम एल्डिहाइड। तो किस कैटेगरी में आया बच्चों? ये एल्डिहाइड कंपाउंड की कैटेगरी में आया। और ये सिनम एल्डिहाइड क्या है? एक तरह का फिनाइल प्रोपेनॉइड है, तो आपको ये भी याद रखना है। मोस्ट अबंडेंट तो हमने देखा सिनम एल्डिहाइड है। अब सेकंड मोस्ट अबंडेंट क्या है, मतलब दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो ये एक तरह का मोनोटर्पेन सिनेमाइल एसीटेट प्रेजेंट होता है। फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट आपको याद रखने हैं बच्चों, क्योंकि इसमें से एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा, देखिए, इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंस को डिटरमाइन किया था इसमें से किसके द्वारा? कैलोरीमेट्री, एम्पेरोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री या कंडक्टोमेट्री? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, एम्पेरोमेट्री के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंस को। ये सब्सटेंस क्या होते हैं वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एम्पेरोमेट्री क्या होती है। देखिए, ये एक तरह की इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक होती है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती है उनमें किस तरह से करंट फ्लो होता है उसको मेजर किया जाता है इस तरह की एम्पेरोमेट्री टेक्निक से। एक पर्टिकुलर दिए हुए टाइम पे और पर्टिकुलर कांस्टेंट पोटेंशियल पे कितना करंट, किस तरह से करंट फ्लो होता है वो मेजर किया जाता है इस एम्पेरोमेट्री टेक्निक के द्वारा, यहाँ पर एक तरह की ये सेल के थ्रू। अब देखिए, इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंस क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि रिडक्शन रिएक्शन पे जाते हैं इलेक्ट्रोड के सरफेस पे। जैसे देखिए, 2 तरह के इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड एंड एनोड। तो इस तरह के
सब्सटेंस, किस तरह के सब्सटेंस, देखिए एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये सारे ही जो आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं। ये क्या करते हैं, देखिए रिडक्शन रिएक्शन में जाते हैं इलेक्ट्रोड्स के सरफेस पे। और ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जितनी भी हमारी बैटरीज होती हैं, हमारी फ्यूल सेल होती हैं, हमारा जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है वो सभी वर्क करता है इसी तरह के प्रिंसिपल पे, इसी तरह के इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंस की वजह से। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के सब्सटेंस। एग्जाम्पल हम देखें तो मेटल आयन में आप कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, फिर क्विनोन्स में देख रहे हैं, नाइट्रो कंपाउंड के एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, हेलोजेंस में आप देख रहे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, परऑक्साइड एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ये सारे ही आपके एग्जाम्पल हैं किसके, इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंस के। तो बच्चों आपको एग्जाम्पल भी याद रखने हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे, देखिए कंसेप्चुअल स्किल्स डील्स विद, ये सारे क्वेश्चन बच्चों देखिए प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे जा चुके हैं, कुछ भी हम अपने मन से आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, तो सब कुछ आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है। कंसेप्चुअल स्किल डील करती है किससे, आइडियाज से डील करती है, पीपल से, प्रोसेस या थिंग से डील करती है। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए। कंसेप्चुअल स्किल्स का देखिए सीधा सीधा मतलब है जितने भी आपके मन में आइडियाज आते हैं उनको आप किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। मान लीजिए कोई भी प्लान आप बना रहे हैं, तो जो भी आइडियाज आ रहे हैं आपके मन में, किस तरह से उन आइडियाज को आप चैनलाइज करते हैं, एक आइडिया से दूसरे आइडिया के बीच में कनेक्शन बिठाते हैं, और फाइनली आप किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, कोई भी डिसीजन ले पाते हैं, तो इस पे डील करते हैं कंसेप्चुअल स्किल। तो उसका सिर्फ और सिर्फ लेना देना है किससे, आइडिया से। पीपल, प्रोसेस या थिंग इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। जब कोई भी काम आपको एग्जीक्यूट करना है तो क्या आइडियाज आ रहे हैं आपके मन में, उसके अकॉर्डिंग आप एक इन तरह की कंसेप्चुअल स्किल्स को बिल्डअप करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, देखिए एस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन, एस्ट्रोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर में, सेल मेम्ब्रेन बैरियर में, ब्लड प्लेसेंटल बैरियर में, या ब्लड पेनक्रियाटिक फ्लूइड बैरियर में। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन ए, ब्लड ब्रेन बैरियर में प्रेजेंट होते हैं एस्ट्रोसाइट्स। अगर हम देखिए सिंपल भाषा में बात करें आपकी, तो एस्ट्रोसाइट क्या होती है, ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सेल होती है कहाँ पर, हमारे ब्रेन में। और ब्रेन में भी जो हमारा देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल का सबसे मेजर सोर्स होती है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आपको आंसर देना है एस्ट्रोसाइट्स। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है, इसलिए सब कुछ आपको ध्यान से सुनना है बच्चों। ये जो एस्ट्रोसाइट होती है देखिए इनका मेन फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। ये जितना जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसकी फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस तरह की एस्ट्रोसाइट्स। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एस्ट्रोसाइट, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है एस्ट्रोसाइट्स, ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ब्रेन में। एस्ट्रोसाइट क्या करती है, देखिए ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनको प्लास्टिसिटी भी प्रोवाइड करती है। और जो बेसिक काम होता है, ये जो हमारे डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं ब्रेन में, तो इनके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम भी होता है एस्ट्रोसाइट्स का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, जो भी जितना भी हमारा सेरिब्रल ब्लड फ्लो होता है, जितना भी हमारा खून बहता है हमारे सेरिब्रल सिस्टम में, सेरिब्रल रीजन में, तो उस ब्लड फ्लो को कंट्रोल मेंटेन करने का काम भी होता है एस्ट्रोसाइट का। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने देखे किसके, एस्ट्रोसाइट्स के। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है सीएनजी की, जो कि जिसका आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। डिफरेंट ऑप्शन दिए बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो देखिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का आजकल पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस किया जा रहा है सीएनजी से, ताकि इस तरह का वायु प्रदूषण जो है वो कम से कम किया जा सके। हर देश में इसको किया जाता है। अब सीएनजी की अगर हम बात करें तो ये देखिए ये क्या होती है, बेसिकली कौन सी गैस इसमें प्रेजेंट होती है, मीथेन यानी CH4 प्रेजेंट होती है, जिसको देखिए इतना कंप्रेस कर दिया जाता है, कंप्रेस टू लेस देन 1% ऑफ द वॉल्यूम इट ऑक्यूपाइज एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती थी इसको कंप्रेस कर दिया जा रहा है। दैट इज वाई इसका नाम भी पड़ा है, देखिए कंप्रेस नेचुरल गैस कंप्रेस कर दिया जा रहा है लेस देन 1%, तो इसकी वजह से बन जाती है सीएनजी। सीएनजी के बारे में कुछ फैक्ट्स देखें तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो किया गया था कंप्रेस्ड गैस पे, मतलब सबसे पहले जो इसको ऐसा एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया था वो फ्रांस में किया गया था 1850 में। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान इसको पहली बार यूज किया गया एज अ ट्रांसपोर्ट फ्यूल नेचुरल गैस को। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे सीएनजी के बारे में।
नेक्स्ट पूछना देखिए, किसने इंट्रोड्यूस की थी म्यूटेशन थ्योरी? डिफरेंट ऑप्शंस दिए बच्चों आपको, आंसर इसका ऑप्शन डी, ह्यूगो डी वेरिस ने इंट्रोड्यूस की थी म्यूटेशन थ्योरी, जो कि एक डच साइंटिस्ट थे, डच बोटानिस्ट आप कह सकते हैं ये थे, और इन्होंने अपनी बुक DIE देखिए डाई म्यूटेशन थ्योरी में, जो कि 1901 से 1903 के बीच में इन्होंने पब्लिश की थी, तो उसमें इन्होंने जिक्र किया है इस म्यूटेशन थ्योरी का, जिसका बाद में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है देखिए, यहाँ पर उन्होंने कहा था कि एज पर म्यूटेशन थ्योरी न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इमरजेंस ऑफ ऑल्टरेशन इन देयर डिफाइनिंग ट्रेड्स। इसका मतलब क्या है देखिए, कि जो भी न्यू स्पीशीज बनती हैं वो उनके जो पुराने फीचर्स होते हैं उनमें एक तरह का सडन इमरजेंस यानी चेंजेस आने लगते हैं उनके पुराने फीचर्स में, और उन्हीं चेंजेस की वजह से नई स्पीश बनती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखिए, जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कुछ ऐसे दिखते थे। ब्रेन का साइज, अगर आप हेड का साइज देखें, ये हम सिर्फ एक ट्रेट की बात करें, ऐसे बहुत सारे ट्रेट्स जो हैं, बहुत सारे फीचर्स चेंज हो चुके हैं हमारे अंदर। ब्रेन का साइज अगर आप देखें तो ब्रेन छोटा था, उसके बाद देखिए ये ब्रेन का साइज धीरे धीरे बढ़ता गया, और आज की अगर हम बात करें तो ह्यूमन ब्रेन का साइज सबसे ज़्यादा बड़ा है, सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है हमारा मनुष्य का मस्तिष्क। तो ये एक तरह की ट्रेड है जो कि समय के साथ साथ चेंज हुई। तो इसी तरह से इन्होंने यहाँ पर देखिए मेंशन किया था कि इन तरह के ट्रेड्स चेंज होने के साथ ही म्यूटेशंस होती हैं, जीन्स में भी चेंज आते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं देखिए, जब भी कोई मॉलिक्यूल इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम मात्रा में किस चीज में उनके चेंज आता है? इन मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी में, स्पिन रिवर्सल एनर्जी में, रोटेशनल एनर्जी में, या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, वाइब्रेशनल एनर्जी में सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं। कुछ मात्रा में अगर हम बात करें तो रोटेशनल एनर्जी भी चेंज होती है। ये वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होती है देखिए, अब एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आपको इंफ्रारेड टेक्निक भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है जिसने थोड़ी मात्रा में इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है। अब देखिए जितनी मात्रा में ये इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही ज्यादा ये यहाँ पर ये इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी में पहुंच रहा है, हायर एनर्जी में पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या चेंज हुई है? उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज हुई है। देखिए this vibrational energy excite the molecule to higher vibration energy level causing them to vibrate more rapidly। अब ये मॉलिक्यूल इस स्टेट पे देखिए ज्यादा फोर्स से वाइब्रेट हो रहा है। ये सब देखिए इन सारी ही चीजों का पता किस टेक्निक से लगाया जाता है? तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस टेक्निक से पता लगाया जाता है। ये जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इस टेक्निक के थ्रू जो भी मॉलिक्यूल होते हैं उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स का पता लगाया जाता है, उन मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी कैसी है, उन सारी चीजों का पता लगाया जाता है इस टेक्निक से। जहां पर ये देखिए यहाँ पर इंफ्रारेड सोर्स होता है, IR सोर्स होता है, यहाँ पर रेफरेंस रखा जाता है और यहाँ पर सैंपल रखा जाता है, और फाइनली यहाँ डिटेक्टर की मदद से रीडिंग ली जाती है। तो ये पूरी आपको IR टेक्निक हमने बताई और बताया कि किस तरह से वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज होता है जब कोई सैंपल के थ्रू इस तरह की इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है। देखिए आपको कंप्यूटर का एक ऐसा इंटरनल डिवाइस का इसमें से ऑप्शन चूज करना है जिसको यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बच्चों। CD, हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क या USB फ्लैश ड्राइव? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, हार्ड ड्राइव है एक तरह का इंटरनल डिवाइस जिसको इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो दूसरे इंटरनल डिवाइसेज हैं उनके भी नाम आपको याद होने चाहिए बच्चों। देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम, रीड ओनली मेमोरी यानी रोम। तो ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी बट आप भूल गए होंगे, तो आप एक बार और इसको याद कर सकते हैं। नंबर 3 पे कैच मेमोरी देख रहे हैं, हार्ड ड्राइव देख रहे हैं आप अपने नंबर 4 पे, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD भी होती है। ये सारे आपको इंटरनल डिवाइस बता रहे हैं, फ्लैश ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड। अब देखिए ये डिवाइस जो होते हैं इनका काम क्या होता है? जो भी डाटा होता है उसको स्टोर करने का काम होता है आपके कंप्यूटर में, ताकि बाद में जब भी आपको इसका यूज पड़े आप इसको ओपन कर पाए और इसमें अपनी जो भी आपने इंफॉर्मेशन फीड करी है उसको पढ़ पाए। इंटरनल का मतलब क्या होता है? देखिए बिल्ड इन होते हैं, मतलब कंप्यूटर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एक्सटर्नल डिवाइसेस की बात करें तो देखिए ये USB फ्लैश ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज, ये सारी एक्सटर्नल डिवाइस होती हैं जो कि कंप्यूटर के बाहर प्रेजेंट होती हैं, कंप्यूटर के बाहर डाटा को स्टोर करती हैं। बट ये सारी डिवाइस जो है ये कंप्यूटर के अंदर ही इंटरनली डाटा को स्टोर करने का काम करती हैं।
नेक्स्ट देख रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज में जो अगला नंबर है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है बच्चों। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आपको आंसर करना होता है। यहाँ पर आप 61 देख रहे हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं 66 के बाद आप देख रहे हैं 71। इनमें एक तरह का आपको सिमिलैरिटी दिख रही होगी, +5 जब आपने किया 61 में तो हो गया 66 में जब आपने +5 किया तो कहाँ पहुंचे आप 71 पे पहुंचे। इस तरह से देखिए 73 to 78 आप आए तो कितना आपने किया +5। तो यहाँ से आप किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, देखिए 78 में जब आप +5 करेंगे तो कितना आता है, +5 करें 78 में तो आपका आंसर 83। तो इन तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आसानी से अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। बहुत ज़्यादा किसी तरह की कोचिंग की आपको ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा सा ब्रेन आप अपना यूज़ कर लें। तो इसलिए आंसर है हमारा ऑप्शन डी पे, आप देख रहे हैं 83। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे शेयर करेंगे आपके आने वाले रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। कोई भी अगर डाउट रह गया आपके मन में तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।